कि पीएम किसान सम्मान निधि होती है सर, क्या वो रेवड़ी कल्चर में आएगी या अंत्योदय में आएगी? ये क्या रेवड़ी है, क्या गज्जक है, क्या लड्डू है? क्योंकि गरीब के हिस्से रेवड़ी आ रही है, क्योंकि झूठ चलता है दिन रात। इस देश की टेलीविजन चैनल किसके पास हैं? जी सबसे बड़ा इस देश का टेलीविजन नेटवर्क अंबानी की पॉकेट में है जी। और जो एक इस देश का टेलीविजन नेटवर्क बचा था वो कल अडानी ने खरीद लिया है। जी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। भारत जोड़ो यात्रा में आज हम शामिल हुए हैं जो उज्जैन से निकली हुई है। अब इसके बाद जो है यात्रा राजस्थान की ओर जा रही है। इसी बीच हमें मिले हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन में भी जुड़े, उसके बाद 2020 के बाद जो है किसान आंदोलन में भी रहे। तो इनसे बात करके आज हम जानेंगे कि क्या चल रहा है यात्रा में और क्या होना है आगे और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्यों शामिल हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सर सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि आपके जहन में यात्रा में शामिल होने का ख्याल कैसे आया? जी साल भर से जी देश में जो एक निराशा का माहौल था, जी खास तौर पे किसान आंदोलन के पूरा होने के बाद से एक चुप्पी, डर, अकेलेपन का माहौल था उन सब लोगों के मन में जो इस देश में नफरत की राजनीति का विरोध करना चाहते हैं। जी इसलिए जब ये प्रस्ताव आया भारत जोड़ो यात्रा का, तो हम लोगों ने यानी कि देश के कोई 150 के करीब संगठनों ने, जन संगठनों ने, जन आंदोलनों ने मिलकर फैसला किया कि हमें इस मुहिम से, इस प्रयास से जुड़ना चाहिए जी ताकि देश में चुप्पी टूटे, डर टूटे और एक बदलाव की शुरुआत हो। हम कांग्रेस से नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के फ़ायदे नुकसान में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि देश में कोई एक बदलाव हो सके, देश में जिस किस्म के बंटवारे की राजनीति हो रही है उसे चुनौती दी जा सके। और चूंकि ये यात्रा एक प्रयास था उसे चुनौती देने का, तो हमने फैसला किया कि हम बिना पार्टी का समर्थन किए हम इस अभियान का समर्थन करेंगे, इसमें जुड़ेंगे। जी सर, इस अभियान का जो है भारत जोड़ो यात्रा अभियान का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन पॉलिटिक्स में? मैं समझता हूँ कुछ तो पड़ गया है। कम से कम जो चुप्पी और डर था वो तो टूटा है। बहुत साल बाद अब बीजेपी, आरएसएस रिएक्टिव हो गए हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले वो प्रोएक्टिव हुआ करते थे जी। कम से कम अब उन्हें जवाब देने पड़ रहे हैं। कम से कम आरएसएस को अब गरीबी और बेरोजगारी की बात करनी पड़ रही है। और देश के ऐसे लाखों लोगों को जिन्हें लग रहा था कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, उनको घर से बाहर निकलने का कारण मिल गया है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब रेवड़ी कल्चर है, फ्रीबीज और अंत्योदय, इन दोनों की बातें और इनकी चर्चा जो है बहुत ज़ोरों पर है, क्योंकि अब सब पार्टियाँ जो है, जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब पर बात करने लग रही है। तो सर फ्रीबीज और अंत्योदय, इसमें हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? ये सारी जो रेवड़ी पे बहस इस देश में हुई है जी उसका एक ही फ़ायदा हुआ है कि लोगों को रेवड़ी के बारे में पता लग गया। जो महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में लोगों को पता नहीं था कि रेवड़ी कितनी अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा इस बहस से कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये बहुत ही फिजूल की बहस थी। जी लोकतंत्र बना होता है देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जी। और जब इस देश के अमीरों को 10 लाख करोड़ रुपए के उनके कर्ज माफ़ किए जाते हैं तो कोई रेवड़ी, लड्डू, किसी की कोई चर्चा नहीं होती जी। और गरीब को जब 5 किलो अनाज मिलता है तो कहते हैं हाय हाय रेवड़ी, मर गए हम। ये कौन सी संस्कृति बनाई है हमने? और ऐसी झूठ की संस्कृति को मीडिया चला रहा है। प्रधानमंत्री झूठ शुरू करते हैं और नीचे तक झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये कैसी बेतुकी, तर्कहीन संस्कृति हमने बनाई है। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए रेवड़ी के बहाने इस देश में गरीब पे थोड़ी चर्चा तो हुई। हाँ सर, एक और सवाल मेरे जहन में आता है इसी के साथ। सर प्रधानमंत्री जी की पीएम किसान सम्मान निधि होती है सर, क्या वो रेवड़ी कल्चर में आएगी या अंत्योदय में आएगी? या आप इनसे बीजेपी वालों से पूछिए ना, क्योंकि ये रेवड़ी इन्होंने ही चलाया है। उनसे पूछिए क्या रेवड़ी है, क्या गज्जक है, क्या लड्डू है।
क्योंकि गरीब के हिस्से रेवड़ी आ रही है जी। तो गज्जक और लड्डू कौन खा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किनका माफ हुआ है? देश के सबसे बड़े अमीरों का। ये देश का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेके कौन भागा हुआ बैठा है? जी। बीजेपी द्वारा समर्थित एमपी विजय माल्या। अडानी की कंपनियों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोन कौन दिलवाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसके इशारे पे? प्रधानमंत्री के इशारे पे। ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी का बाप है जो ये प्रमोट करते हैं। गरीब को मिलता है तो इनके दिल में जलन होती है, अपने यार लोगों को देते हैं तो इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। तो सवाल तो इन पे पूछा जाना चाहिए। कौन है सवाल रेवड़ी पे पूछने वाले? सर, जो आरएसएस समर्थित और भाजपा समर्थित है वे लोग हाँ, तो वो पूछते हैं अक्सर। दिक्कत ये है कि आज आरएसएस और भाजपा और इनका बीजेपी का आईटी सेल जो झूठ चलाता है, मीडिया नतमस्तक होकर उस झूठ को दोहराना शुरू कर देता है। हाँ, सर। बिना इसकी जांच किए कि वो तर्क की बात कर रहे हैं, तर्कहीन बात कर रहे हैं, उल जलूल बातें बोल रहे हैं। कम से कम मीडिया उनको दोहराना तो बंद कर दे। दिक्कत इस देश में यही हो गई है कि जी। ऊपर से झूठ शुरू होता है और उस झूठ की प्रतिध्वनि नीचे तक फिर आती है। जी। मुझे उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के बिल्कुल उलझुल निरर्थक उलझुल किस्म की बहसों में नहीं पड़ेगा। जी सर, मैंने आपका जो है समदीश भाटिया सर के साथ एक इंटरव्यू देखा था, आप ही के घर हुआ था। तब आपने मीडिया पर काफ़ी सवाल उठाए थे। टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, आपने अपने घर में टेलीविज़न नहीं रखा, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि झूठ चलता है दिन रात। इस देश की टेलीविज़न चैनल किसके पास हैं? जी। सबसे बड़ा इस देश का टेलीविज़न नेटवर्क अंबानी की पॉकेट में है। जी। और जो एक इस देश का टेलीविज़न नेटवर्क बचा था वो कल अडानी ने खरीद लिया है। जी। तो इस देश के सबसे अमीर लोग इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ मिलके जनता को दिन रात झूठ और जहर की पुड़िया देते हैं। जी। और आप चाहते हैं कि मैं पैसा दे के उस पुड़िया को रोज खाऊं? नहीं। तो कम से कम मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि भाई मैं वही पुड़िया नहीं खाऊंगा, आप कर लो, जो आपने झूठ बोलना है बोलो। इसलिए मैं जनता से कहता हूँ ये, और रवीश कुमार भी कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, टीवी बंद कर दीजिए। ये मुसीबत की जड़ है, जहर फैला रहा है, भाई भाई को आपस में लड़ा रहा है। इस देश में सवाल होना चाहिए बेरोजगारी का, गरीबी का। यहाँ ढूंढते हैं शिवलिंग था कि नहीं था, फव्वारा था कि शिवलिंग था, पूरा देश पागल हो रहा है इन चीज़ों में। कोई तुक है इन बातों की? सर, मैं जो हूँ कि काफ़ी मैं मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ। मैंने देखा है कि ग्राउंड लेवल में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। मतलब टीचर्स नहीं है, 5 कक्षाएं होती है, 2 टीचर 3 टीचर होते हैं। उसके बाद टीचर्स को और भी सारे काम सौंप दिए जाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई एकदम ख़राब। गवर्नमेंट तो उसमें सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए सर? गवर्नमेंट सवाल ये होने चाहिए ना, इस देश के असली सवाल ये हैं। जी। अब तो स्कूल बंद कर रहे हैं, 2-2, 5-5 प्राइमरी स्कूल को करके इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। पहले बच्चों को स्कूलों से भगा दिया और अब कहते हैं बच्चे नहीं है इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये इस देश के असली सवाल हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। और इसको करने का एक तरीका है कि सरकार अपनी जेब में हाथ डाले और इनके लिए कुछ पैसा दे। स्कूलों में मास्टर अपॉइंट नहीं होते, मित्र पता नहीं शिक्षा मित्र किस किस नाम पे फिजूल भर्ती की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कौन पढ़ाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इसलिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में इस देश के सवाल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे इस देश का सवाल है किसान और मजदूर का, इस देश का सवाल है आम जन, पर्यावरण का, हमारे जो क्राइसिस आ रहा है उसका। उसकी बजाय हर सवाल को हिंदू मुसलमान में बदलने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल अंग्रेजों वाला काम है। डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटे रखो और अपना धंधा चलाए रखो। अब ये यात्रा की सफलता इसमें है और हम अपनी बात इससे समाप्त कर सकते हैं। सर, एक और सवाल रहेगा मेरा बस। जी, एक यात्रा की सफलता इसमें है कि इसने हम दो हमारे दो का जो चक्कर है उसके अंदर एक छेद कर दिया है और लोगों को पता लगने लगा है कि किस चक्कर के अंदर पूरे देश को उल्लू बनाया जा रहा है। जी सर, एक आखिरी सवाल है। पिछले वर्ष जो मतलब कृषि कानून वापस हुए तो सर किसानों की उन्नति के लिए कौन से बेहतर मतलब कौन से बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं? किसान आंदोलन खुद बता रहा है। आप एमएसपी दीजिए। हम तो बार बार कहते हैं किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए हमें तो फसल का। हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं ये लहसुन का इलाका है जी। लहसुन में किसान का लागत कितनी पड़ती है? कम से कम कहिए किलो के पीछे 12-14 रुपए उसकी लागत जरूर पड़ती है जी। और आज क्या मिल रहा है आप जाके पता कीजिए। किसान 1 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है, कहीं जाके दूर आके इंदौर में 5 रुपए में बेच रहा है। तो क्या मजाक चल रहा है किसान के साथ?
फसल का दाम सरकार क्यों नहीं दिलवा सकती किसान को? बार बार ये हो रहा है। सर, हम यूरिया कहते की हैं कि किल्लत भी चल रही है। यूरिया की किल्लत है, बिजली रात को 12 बजे आती है किसान को। तो किसान आपसे दान नहीं मांग रहा, बस उसे मेहनत करने की जगह दे दीजिए। मेहनत करने के लिए जो इनपुट हैं वो उसको समय पे मिल जाए और उसको अपनी फसल का दाम मिल जाए। वो अपने बच्चों का गुजारा कर लेगा, अपना घर चला लेगा, लेकिन उसको लूटिए तो मत। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक कानून बने, कानून से एमएसपी की गारंटी हो कि सरकार कहे कि ज़्यादा जिस बार लहसुन का कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है दाम, बहुत अच्छी बात है, वो किसान की किस्मत है, मिले ना मिले। लेकिन अगर न्यूनतम से कम 15 रुपए से कम हो तब तो सरकार आके कहे कि भाई एटलीस्ट इतना हम सुनिश्चित करेंगे जी। ये तो जिम्मेवारी, इसका कानून होना चाहिए। और अगर वो बनेगा तो किसान 2 कदम आगे बढ़ेगा इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो योगेंद्र यादव जी से अभी हमारी बात हुई, इन्होंने बेबाक जवाब दिए हमारे प्रश्नों के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ आगे हम और भी आपको यात्रा की अपडेट देते रहेंगे।